हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है। अभी हम इस वाले एक शॉर्ट वीडियो में इसमें पढ़ने वाले हैं कि लैक्टेशन क्या होता है। सो लैक्टेशन इट इज़ अ कंडीशन जिसमें एक मदर नरिशमेंट प्रोवाइड करती है टू द बेबी। अभी जब मदर के वुम्ब में कोई बेबी होता है उस टाइम पे न्यूट्रिशन बाय उसका जो इंटरनल ब्लड सर्कुलेशन वगैरह होता है इसके थ्रू फीटस को मिलता है। बट जब पार्चुलेशन हो गया है या फिर बेबी इज डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी, जब बेबी वुम्ब से बाहर आ जाता है, नाउ ऑल्सो इसे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिशन चाहिए होता है। फिर इस न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने के लिए लैक्टेशन होता है। लैक्टेशन का क्या मीनिंग होता है? सो लैक्टेशन मीन सिंपली जो फीमेल्स में मैमरी ग्लैंड होती है, मैमरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है मिल्क को और इस मिल्क को दिया जाता है टू द फीटस या फिर टू द इन्फंट। जो इन्फंट आया है इसे इस मिल्क को दिया जाता है एंड दिस मिल्क हेल्प। इस मिल्क का काम क्या होता है? इस फीटस को नरिशमेंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एज वेल एज सम कुछ उसके सिस्टम्स को लाइक इम्यूनिटी वगैरह को डेवलप करने का इसका काम होता है। सो ये लैक्टेशन एक्चुअली में होता क्या है? सो एज पर योर बुक हमने एज इट इज़ जैसे हमारे बुक में बताया है उस तरह से हम इसको पढ़ने वाले हैं। सो लैक्टेशन क्या होता है? फीमेल के जो मैमरी ग्लैंड होते हैं ये मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज लैक्टेशन। और मिल्क का प्रोडक्शन फीमेल में होता है ओनली एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे जैसे प्रेगनेंसी का एंड होता है उस टाइम पे ही ये कंडीशन दिखने वाली है। अदरवाइज प्रेगनेंसी के स्टार्ट फर्स्ट 2 ट्राइमेस्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो जनरेशन और प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड ये सिर्फ प्रेगनेंसी के एंड पोर्शन में ही होता है। देन अभी हार्मोन होता है एक विच इज नोन एज प्रोलैक्टिन। सो प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि हेल्प करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, या फिर हम कह सकते हैं दैट दिस हार्मोन इनिशिएट द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। इस हार्मोन के कारण ही मिल्क का प्रोडक्शन इनिशिएट होता है या फिर स्टार्ट होता है। देन द फ्लूइड जो मैमरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है एग्जैक्टली आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड। जैसे ही चाइल्ड का बर्थ होता है उस टाइम पे मैमरी ग्लैंड से एक फ्लूइड सिक्रेट होता है विच इज विस्कस येलोइश इन कलर एंड दिस लिक्विड इज नोन एज द कोलोस्ट्रम। अभी कोलोस्ट्रम क्या होता है? सो कोलोस्ट्रम इट इज इनिशियल मिल्क हम इसको बोल सकते हैं बिकॉज ये वाला जो मिल्क होता है या फिर ये वाला जो फ्लूइड होता है ये सिक्रेट होता है एग्जैक्टली आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड एंड ये मिल्क काफ़ी फुलफिल होता है विथ मल्टीपल न्यूट्रिशंस, मिनरल्स, आल्सो सम एंटीबॉडीज। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है अगर हम फीटस के या फिर इन्फंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें देन इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर दैट फीटस बिकॉज ये उसको हेल्प करता है टू इंक्रीज द इम्यूनिटी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं अबाउट कोलोस्ट्रम। सो कोलोस्ट्रम क्या होता है? ये एक स्टिकी मटेरियल है, इसका कलर येलो होता है और ये सीक्रेट होता है फ्रॉम दी मैमरी ग्लैंड एग्जैक्टली आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड। अब इसमें क्या क्या होता है? सो इसमें प्रोटीन्स होता है, लैक्टोज होता है, देन मदर के कुछ एंटीबॉडीज होते हैं स्पेशली IgA। ये एंटीबॉडी मदर से आता है फ्रॉम द कोलोस्ट्रम और ये कोलोस्ट्रम के थ्रू इन्फंट को दिया जाता है। अब इसमें जो फैट कंटेंट होता है ये काफ़ी लो होता है, वेरी मिनिमम फैट कंटेंट होता है इस कोलोस्ट्रम में। जो एंटीबॉडीज होते हैं इसमें प्रेजेंट इसका काम होता है कि इम्यूनिटी को डेवलप करे या फिर टू डेवलप रेजिस्टेंस टू द डिसीजेस। सो दैट्स वाई ये जो फर्स्ट वाला मिल्क होता है फिर जो कोलोस्ट्रम होता है इट इज़ वेरी गुड एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर द इन्फेंट्स। नाउ नेक्स्ट हमें पोर्शन देखना है अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी क्या होता है? सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि वॉट एवर इट इज़ रिलेटेड विद द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में इसका हेल्थ मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हेल्थ कैसा है, देन मैटरनल लाइफ कैसी जा रही है, यानी अगर कोई लेडी मदर बनने वाली है या फिर मदर बन गई है देन उसकी लाइफ कैसी है अबाउट हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। इन सब का एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है इन दिस रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो अकॉर्डिंग टू WHO क्या होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ? सो इट इज़ इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल एस्पेक्ट प्लस फिजिकल एस्पेक्ट, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग का कंटिन्यूअसली एक ही स्टेट ऑफ माइंड में रहना, यानी कि कैसा उसका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, उसका फिजिकल हेल्थ अच्छा होना चाहिए, उसका इमोशनल हेल्थ यानी मेंटल हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, सोशल हेल्थ यानी वो आसपास के लोगों के साथ बिहेव कैसा करता है ये भी अच्छा होना चाहिए। सो अगर ये सब उसके एस्पेक्ट्स अच्छी तरह से कॉन्स्टेंटली रह रहे हैं देन इट कैन बी सेड कि हाँ ये पर्सन हेल्दी है। ओके, सो
आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली पूरा पार्ट थेरोटिकल है, इसके बारे में आपको बोर्ड एग्जाम्स में कोई एक आध क्वेश्चन आ सकता है। सो जो क्वेश्चन है फिर जिस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा कुछ आ सकता है, इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओवरऑल जितना भी पूरा थेरोटिकल पार्ट यू कैन जस्ट रीड इट आउट, और इसमें एक्सप्लेन करने जैसे या फिर बताने जैसे तो कुछ स्पेशल है ही नहीं, बट स्टिल ओके। सो इस वाले में से आपको देखना है अबाउट अ सोसाइटी विद अ पीपल, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें ऐसे लोग रह रहे हैं जिनका रिप्रोडक्टिव हेल्थ नॉर्मल है, यानी वो फर्टाइल है, उनमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी है, बट इसका ये मतलब नहीं कि उनको बहुत सारे चाइल्ड है, ओके। और जितने भी हैं ये सब हेल्थ में अच्छे हैं, जितने भी उनको चाइल्ड या फिर जितने भी बच्चे हैं सब हेल्दी है, अच्छे हैं, मेंटल स्टेट उनका अच्छा है, देन दैट सोसाइटी कैन बी सेड एज कि सोसाइटी हेल्दी है, ओके। सो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या नीड है, ओके। सो इंडियन गवर्नमेंट ने ये प्लान इसलिए किया था बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट को ये पता था कि हमारे पास इतने सब लोग हैं, हमारे पास इतने सारे पुराने रूढ़ी परंपराएं इस तरह से है कि कहीं ना कुछ गलत इम्पैक्ट होता है। सो इन सब में जो भी चीज़ें पुरानी वाली जो अच्छी नहीं है या फिर जो नई वाली अमेंड होनी चाहिए, इस टाइप के सभी न्यू थिंग्स को अमेंड करने के लिए कुछ प्रोग्राम इंडियन गवर्नमेंट ने बनाए हैं फॉर द यंगस्टर्स, जिसमें इंक्लूड होता है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसका मतलब होता है वॉट एवर द जो भी अभी आने वाली जनरेशन है, जो यंगस्टर है, इन सभी का रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छा होना चाहिए, इन सभी को नॉलेज होना चाहिए अबाउट सेक्स एजुकेशन उनको होना चाहिए, प्लस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में वॉट एवर दे वांट एवरीथिंग, उनको जो भी नॉलेज चाहिए ये सब नॉलेज इनके पास होना चाहिए। देन इसके बाद बात आती है आफ्टर सेक्स एजुकेशन कि अगर कहीं पे रिप्रोडक्शन हुआ है या फिर रिप्रोडक्शन हो रहा है, सो इसका नंबर कितना होना चाहिए, कितने काउंट में बच्चे होने चाहिए, इनमें डिस्टेंस कितना होना चाहिए, यानी कि हर एक वो बात का एजुकेशन इस जनरेशन को मिलना चाहिए जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सोसाइटी के हेल्थ पर इफेक्ट करती है, ओके। सो अभी इसके गोल्स क्या है, गोल्स यानी इसका एम क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रोग्राम का गोल ये है दैट टू लिटरेट द यंगस्टर्स और द पीपल अबाउट द सेक्स एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन के बारे में पता चले सभी को, ये एक इसका गोल था। दैट इज द टू क्रिएट अवेयरनेस होनी चाहिए वेरियस एस्पेक्ट्स से अबाउट रिप्रोडक्शन। देन रिप्रोडक्शन के बारे में चाहे कोई भी बात हो, इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए सोसाइटी में। देन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए लोगों के पास, मतलब ऐसा नहीं है कि बस अवेयरनेस प्रोग्राम करना है, सो उसे समझ के लेने के लिए या फिर उसे अटेंड करने के लिए वॉट एवर द फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड, यानी अगर कहीं पे कुछ प्रोग्राम करना है सो इसके लिए कुछ फैसिलिटी चाहिए, लाइक हमारे पास थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए जहाँ पे कोई लोग बैठ सकते हैं, अगर कोई बोलने के लिए आया है देन इसके लिए कुछ सफिशेंट लाइक माइक वगैरह इस टाइप की एवरी फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड। सो वॉट एवर नीडेड टू क्रिएट अवेयरनेस वो सब फैसिलिटी को प्रोवाइड करना है, इनका एक गोल है। देन नेक्स्ट आता है टू सपोर्ट फॉर बिल्डिंग रिप्रोडक्टिव एंड हेल्दी सोसाइटी, सोसाइटी को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बनाने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करना है। एंड ऑल्सो टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस मेनली इन द 3 क्रिटिकल इंडिकेटर्स। अभी कुछ इंडिकेटर्स में चेंजेस करना चाहिए, लाइक इंडिकेटर्स का अभी यहाँ पे ये वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो इसमें क्या बोलना है कि जैसे सोसाइटी में हेल्थ का स्टेटस कैसा है इसे इंडिकेट करने के लिए कुछ चीज़ें होती है। जैसे हमारे घर में अगर हमारे घर के सभी लोग हेल्दी है, मतलब ना ही कोई चिड़चिड़ा है या फिर कोई एक्चुअल में बीमार नहीं है, यानी कि मेंटली फिजिकली हर स्टेट से लोग अच्छे से है, देन हम बोल सकते हैं कि हमारी फैमिली या फिर हमारे घर के सभी सदस्य हेल्दी है। सो इसी तरह से सोसाइटी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ है या नहीं इसे जानने के लिए कुछ इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर यानी साइंस होते हैं, साइन SIGN वाला साइन, चिन्ह। सो उस तरह के कुछ साइंस होते हैं। सो ये साइंस या फिर ये इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं। सो इसमें आता है इनफर्टिलिटी रेट, यानी ऐसे कितने लोग हैं जो एक्चुअली इनफर्टाइल है, यानी जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। सेकेंड आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी रेट कितना है कि अगर इन्फेंट मतलब आफ्टर रिप्रोडक्शन अगर कोई बच्चा पैदा भी हो जाता है बट स्टिल वो सर्वाइव नहीं कर सकता, यानी कि पैदा होने के बाद अगर इन्फेंट की डेथ हो रही है, इट इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सो ये भी इंडिकेट करता है कि हमारे सोसाइटी का हेल्थ या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ कौन से स्टेट पे है। देन लास्ट वाला होता है
मैटरनल मोर्टेलिटी। अभी ये तो काफ़ी मतलब रेयर ही हो चुका है आजकल की कंडीशन में, नहीं तो ये पहले बहुत होता था कि बच्चे को बर्थ देने के बाद जो मदर होती थी ये सर्वाइव नहीं कर पाती थी। सो इसी को कहा जाता है मैटरनल मोर्टेलिटी। तो ये तीनों भी इंडिकेटर होते हैं जो शो करते हैं कि हमारी सोसाइटी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ का स्टेटस कैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर कहीं पे कुछ कमी है। सो इसमें कौन कौन से इंडिकेटर आते हैं? फर्स्ट है कि इन्फेंट की मोर्टेलिटी हो रही है या नहीं, यानी इन्फेंट अगर पैदा हो रहा है सो क्या वो सर्वाइव कर सकता है। ओके, देन है मैटरनल कि आफ्टर बर्थ, मतलब बच्चे को जन्म देने के बाद जो माता है ये जिंदा रहती है या फिर ये सर्वाइव नहीं कर पाती। एंड ये एकदम फर्स्ट वाला जो था इट वाज इनफर्टिलिटी रेट, यानी कि सोसाइटी में क्या सब लोग ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं या फिर इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। सो दिस इज द इनफर्टिलिटी रेट। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। सो इन गोल्स को रीच करने के लिए या फिर इन गोल्स को कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या किया है अभी तक। सो इसमें आता है फर्स्ट है सेक्स एजुकेशन। सो सेक्स एजुकेशन कहाँ पे दिया जाता है? सेक्स एजुकेशन जनरली इस तरह के पीपल में दिया जाता है जो बच्चे अभी टीनेजर्स लाइक आप जैसे, ओके, जो टीनेजर्स है जिन्हें इस बारे में कुछ इतना अवेयरनेस नहीं है बट दे वांट टू नो, बट वो किसी को फ्रीली पूछ नहीं सकते। सो इस टाइप का जितना जनरेशन है लाइक स्कूल्स में जहाँ पे फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड टू द 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को या फिर 7th to 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को ये सब एजुकेशन दिया जाता है। इस एजुकेशन में इन्हें सेक्स एजुकेशन में क्या एजुकेशन दिया जाता है? सो दे गेट एजुकेशन अबाउट बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी में हमने जो पढ़ा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसके बारे में। देन एक्सटर्नल हाइजीन क्या होती है, देन इसके रिलेटेड डिसीजेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, ये ना हो इसलिए क्या करना चाहिए। सो ये सब सेक्स एजुकेशन बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है इन द स्कूल्स और ये सब होता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेक्स एजुकेशन करने के लिए क्या क्या किया जाता है? फिर इन्हें मतलब जितना भी यंगस्टर या फिर वहाँ पे जितने बच्चे होते हैं इन सभी को इसके बारे में कुछ वीडियो क्लिप्स या फिर कुछ ऑडियोज़ या फिर सम प्रिंटेड मटेरियल दिया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस। देन एक और इसमें बात आती है इम्पॉर्टेंट विच इज़ अबाउट द मिथ्स एंड बिलीफ। सो जैसे कुछ मिथ्स एंड कुछ बिलीव्स होते हैं हमारे सोसाइटी में जो पुराने ज़माने से चलते आ रहे हैं बट इसमें एक्चुअली कोई सच्चाई नहीं होती बट स्टिल दे आर गोइंग ऑन, ये जनरेशन टू जनरेशन आगे पास हो रहे हैं। सो इस तरह के कुछ अगर मिथ्स कहीं पे है देन इसको क्लियर करना चाहिए एंड दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं इनमें सेक्स एजुकेशन का नॉलेज हो या फिर इनमें सेक्स एजुकेशन इन तक पहुँचना चाहिए। सो इन दिस प्रोग्राम सेक्स एजुकेशन दिया जाता है एंड अवेयरनेस दी जाती है अबाउट सम मिथ्स या फिर कुछ ऐसे बिलीव्स जो एक्चुअली रॉन्ग है और जो फॉलो नहीं करना चाहिए। देन अगेन सम सेक्सुअल डिसीजेस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है कि कुछ सेक्सुअल डिसीजेस है, फॉर एग्जांपल एड्स है, एसटीडी में सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिसीजेस। सो ये डिसीजेस होते क्यों है, कैसे होते हैं, इसके ये ना हो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ये सब बारे में नॉलेज दिया जाता है। देन वही कि इसमें ऑडियो विजुअल कुछ क्लिप्स वगैरह दिखाए जाते हैं। देन आल्सो एक और इसमें एस्पेक्ट आता है जो कि है अबाउट द बर्थ कंट्रोल मेजर्स, यानी कि पॉपुलेशन इंक्रीज ना हो या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो इसलिए कुछ बर्थ कंट्रोल मेजर्स लिए जाते हैं, इसके बारे में अवेयरनेस दिया जाता है इस प्रोग्राम के अंडर। आल्सो प्रीनेटल, पोस्टनेटल या फिर अगर कोई प्रेगनेंसी है देन प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग कौन सा केयर लेना चाहिए, आफ्टर प्रेगनेंसी कौन सा केयर लेना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में भी एजुकेशन दिया जाता है। देन अगेन इसके बाद में और आता है अबाउट सम सेक्स अब्यूज़ या फिर कहीं पे अगर कुछ गलत हो रहा है जो कि बच्चों को समझ में नहीं आता है कि हमारे साथ कुछ सेक्स अब्यूज़ हो रहा है। सो इसके बारे में कुछ अवेयरनेस या फिर कुछ जनरल नॉलेज दिया जाता है बच्चों को। फिर इसके लिए आता है गवर्नमेंट के कुछ और स्ट्रिक्ट रूल्स वगैरह जो कि हेल्प करते हैं, फिर ऐसे लॉज जो इस टाइप के केसेस में हेल्प करते हैं कि अगर कोई बच्चा है, अगर कोई मीन्स अगर कोई टीनेजर है बट उसको फेस करना पड़ रहा है कोई प्रॉब्लम, देन उसको क्या करना चाहिए, उससे लीगली एक्शन अगर उसे चाहिए देन वो लीगली एक्शन कहाँ से ले सकता है, कैसे ले सकता है, इसके बारे में भी इसमें नॉलेज दिया जाता है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ इसके अंदर एक और नॉलेज दिया जाता है विच इज़ अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन का मीनिंग है कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है देन उसके बिफोर डिलीवरी, ओके, डिलीवरी होने के पहले ही फिटस मेल है या फीमेल इसके बारे में जानना। देन अगर उन्हें
मतलब सोसाइटी में ऐसा होता है कि अगर लड़की है देन नहीं चाहिए, लड़का है देन चाहिए। सो इस टाइप के केसेस में हो सकता है दैट अगर प्रीवियसली ही पता चल रहा है दैट फीटस फीमेल है, देन काफ़ी लोग वहाँ पे एबॉर्शन या फिर मिसकैरेज करवा देते हैं। सो इसका इफेक्ट होता है ऑन द हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। अब ये कैसे होता है? सो आइदर हो सकता है कि मैटरनल का हेल्थ हो, यानी कि जो माता थी, गर्भवती महिला थी, सो इसके हेल्थ में कुछ इफेक्ट आ सकता है बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड एबॉर्शन, जो ज़बरदस्ती इस पे एबॉर्शन इंड्यूस किया गया है, इसके कारण इसके हेल्थ के ऊपर काफ़ी बुरा इफेक्ट हो सकता है। देन सेकेंडली ये होगा कि जो कंप्लीट पॉपुलेशन है इसमें मेल एंड फीमेल का जो रेशियो है ये डगमगा जाएगा एंड दिस इज़ नॉट गुड। ओके, सो ये सब केसेस होते हैं। सो ये ना हो इसलिए कुछ अवेयरनेस दिए जाते हैं। इसमें एक आता है अबाउट एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। सो एमनियोसेंटेसिस ये एक सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए टेस्ट होता है। एक्चुअली ये स्पेशल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए नहीं होता है टेस्ट, बट इसका एक इस तरह से एक गैर कानूनी यूज़ किया जाता है फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। सो चलिए देखते हैं इसके बारे में। यस, सो एमनियोसेंटेसिस, एक्चुअली एमनियोसेंटेसिस का मीनिंग होता है जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है किसी प्रेग्नेंट वुमन में, उस एमनियोटिक फ्लूइड को इंजेक्शन के थ्रू से बाहर निकालते हैं एंड इसका कुछ डायग्नोसिस किया जाता है। एक्चुअली इस डायग्नोसिस के पीछे रीज़न होता है टू चेक जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ओके, अगर फिटस में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं इसे जानने के लिए एमनियोसेंटेसिस किया जाता है, यानी एमनियोटिक फ्लूइड का डायग्नोसिस किया जाता है। सो व्हाइल दिस डायग्नोसिस, जैसे अदर क्रोमोसोम को वहाँ पे पता किया जाता है कि सब क्रोमोसोम सही से है या फिर आने वाले फीटस में या फिर आने वाले इन्फेंट में कोई जेनेटिक डिसीज हो सकता है। सो इसे जानने के लिए इस तरह की ये डायग्नोस्टिक टेस्ट की जाती है। बट साइमल्टेनियसली इस टाइम पे क्या होता है, जब अदर क्रोमोसोम या फिर अदर जेनेटिक मटेरियल की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है फ्रॉम दिस एमनियोटिक फ्लूइड, उस टाइम पे सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स एंड वाई वाले, ये भी पता चल सकते हैं कि जो फीटस है ये मेल है या फीमेल है। सो दैट्स वाई ये एक गवर्नमेंट का काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल है कि सेक्स डिटर्मिनेशन करना इज़ क्राइम, ये क्राइम होता है। अगर कोई सेक्स डिटरमाइन कर रहा है बिफोर द बर्थ देन इट इज़ क्राइम और ये पनिशेबल ऑफेंस होता है, यानी कि इसमें पनिशमेंट होती है। देन नेक्स्ट वाला हमारा पार्ट आता है अबाउट बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल यानी अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। सो इसके लिए कौन कौन से मेजर्स होते हैं इसके बारे में हमें डिटेल में देखना है। इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, सो इसको देख लेते हैं। चलो, सो इसमें टेम्पररी एंड परमानेंट दो मेथड्स होते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द टेम्पररी मेथड, यानी कुछ समय के लिए जो काम करती है। सो इसमें फर्स्ट आता है नेचुरल मेथड, सेफ पीरियड या फिर रिथम पीरियड। इसका मीनिंग सिंपल ये होता है कि ऐसा पीरियड जिस टाइम पे अभी प्रेगनेंसी का क्या मीनिंग होता है, देखो बच्चों, एग एंड स्पर्म का फ्यूजन हो रहा है, इट मीन्स प्रेगनेंसी। सो अगर इस प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है देन इसका फर्स्ट ये वाला जो टेम्पररी मेथड है इसमें यही कहा जाता है कि एग एंड स्पर्म का फ्यूजन ही अगर नहीं हो देन प्रेगनेंसी ही नहीं होने वाली। सो दिस मेथड इज नोन एज नेचुरल मेथड, सेफ पीरियड या फिर रिथम मेथड। सो इसमें सिंपल इस बात का ध्यान रखा जाता है या फिर इसमें ओव्यूलेशन का डे काउंट किया जाता है कि ओव्यूलेशन होने से पहले वाले जितने भी डेज होते हैं दे ऑल आर सेफ, यानी अगर वहाँ पे ओवम प्रेजेंट ही नहीं होगा यूटेरस में देन वहाँ पे प्रेगनेंसी भी नहीं होने वाली। बट दिस मेथड इज़ नॉट दैट मच सेफ बिकॉज ये डेज जो होते हैं हम गारंटी के साथ नहीं बोल सकते कि 14 डे के ऊपर ही ओव्यूलेशन होने वाला है या फिर ओवम रिलीज होगा। हो सकता है अर्ली हो जाए या फिर हो सकता है हमारे डे काउंट में कोई मिस्टेक हो जाए। सो दैट्स वाई दिस इज़ नॉट 100% श्योर या फिर ये एक कंप्लीट वाली मेथड नहीं है फॉर द बर्थ कंट्रोल। नेक्स्ट मेथड है कॉइटस इंटरप्टस या फिर विड्रॉवल। इसमें होता है कि जैसे ही इजैकुलेशन का टाइम आता है सो उस टाइम पे जो भी मेल पार्टनर होगा सो मेल पार्टनर पेनिस को विड्रॉ कर देगा फ्रॉम द वजाइना एंड ये इजैकुलेट कर देगा बाहर साइड। इट मीन्स इंसेमिनेशन जो होता है यानी सीमन जो यूटेरस के अंदर जाना चाहिए अंदर नहीं जाएगा, ये बाहर ही रहेगा। एंड दिस इज ऑल्सो नॉट दैट मच सेफ मेथड, ये उतने सेफ मेथड नहीं होते बिकॉज बहुत टाइम क्या होता है सम प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड्स जो कि पास होते हैं फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस सिस्टम में हो सकता है कि कोई स्पर्म रह जाए एंड दिस कैन कॉज प्रेगनेंसी।
देन नेक्स्ट होता है लैक्टेशनल एमनोरिया। इसका मीनिंग होता है एक ऐसा पीरियड जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो। अभी ये कब होता है? ये होता है आफ्टर द बर्थ, जैसे ही बच्चे को बर्थ दे दिया जाता है इसके बाद में कुछ ऐसा पीरियड होता है, हो सकता है वो 1 महीने का हो, 2 महीने का हो या फिर 6 महीने का हो। सो एक ऐसा पीरियड जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल वर्क ही नहीं करती। सो अगर इस पीरियड में हो भी जाता है इंसेमिनेशन देन काफ़ी कम चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के, बट हावेवर ये भी मेथड 100% सेफ नहीं होता। देन नेक्स्ट है केमिकल मीन्स या फिर स्पर्मिसाइड। अभी इसमें क्या होता है? सो ये जो मेथड होती है इट इज़ फॉलोड बाय द फीमेल को वजाइना में कुछ टैबलेट्स, मेडिसिन फोम्स रखने होते हैं या फिर सम केमिकल कुछ केमिकल फॉर्मुलेशन रखने होते हैं, जिसके कारण क्या होता है अगर मेल पार्टनर अगर इजैकुलेट भी कर देता है बॉडी के इनसाइड देन जो भी स्पर्म आने वाले हैं ये स्पर्म इस केमिकल के कारण किल हो जाते हैं या फिर मारे जाते हैं। बट हाउएवर ये तरीका भी 100% सेफ नहीं है, इसमें भी काफ़ी बार फेलियर्स दिखाई देते हैं। देन मूविंग फॉरवर्ड अभी आता है मैकेनिकल मीन या फिर बैरियर मेथड। सो इसका मीनिंग होता है कि कुछ एक मैकेनिकल थिंग यूज़ करना फॉर द बर्थ कंट्रोल। सो इसमें हमें देखना है फर्स्ट है कॉन्डोम्स। सो दिस मीन्स ये सिंपल एक थिन रबर की ट्यूब होती है, ओके और ये यूज होती है फ्रॉम द मेल पार्टनर एट द टाइम ऑफ कोपुलेशन एंड दैट्स वाई यहाँ पे इस ये जो रबर का शीट होता है जो कि यूज़ किया जाता है फ्रॉम द मेल पार्टनर। सो ये प्रिवेंट करता है कि डायरेक्टली जो भी स्पर्म आ रहे हैं सो ये स्पर्म डायरेक्टली फीमेल के बॉडी में नहीं जाते, इसको डायरेक्टली बाहर ले लिया जाता है, यानी ये फीमेल के यूटेरस में एंटर ही नहीं करते। सो दैट्स वाई यहाँ पे भी प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते। सो दूसरे मेथड्स को कंपेयर करके अगर सोचा जाए देन ये जो मैकेनिकल बैरियर वाला मेथड है ये थोड़ा बहुत सेफ मेथड है, बट हाउएवर इसमें भी कई बार फेलियर के केसेस नज़र आते हैं। सो इंडियन गवर्नमेंट ने इस वाले मेथड के लिए निरोध नाम से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट इसको अवेलेबल कराया है। इसका एम यही है दैट फॉर बर्थ कंट्रोल एंड टू प्रिवेंट सम अनवांटेड प्रेगनेंसीज। और एक और इसके बारे में इम्पॉर्टेंट बात यह आती है कि जहाँ पे भी सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिसीजेस होती है या फिर अगर कोई मेल या फिर कोई फीमेल अगर इन्फेक्टेड है विद द एड्स या फिर एनी अदर डिसीज जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग हो सकता है, सो उस टाइम पे सेफ्टी के लिए दिस वर्क्स, ओके उस टाइम पे टू गेट सेफ्टी कॉन्डोम को यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है डायफ्राम, सर्वाइकल कैप या फिर वॉल्स। सो ये वाला जो बैरियर होता है इट इज़ यूज्ड बाय द फीमेल के वजाइनल ट्रैक में इसको इंसर्ट किया जाता है। इसके कारण क्या होता है अगर मेल पार्टनर यहाँ पे एट द टाइम ऑफ कोपुलेशन इजैकुलेट भी कर देता है स्टिल जहाँ तक जाना चाहिए यानी इस तरह से जो यूटेरस होता है सो यूटेरस में अगर यहाँ पे कोई स्पर्म आ रहा है सो इट विल बी गो टूवर्ड्स द एग, ओके सो ये एग की तरफ जाने वाला है। सो यहाँ पे अगर डायफ्राम यूज़ किया है सो इट इज़ प्लेस्ड हियर, ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर प्लेस किया जाता है। सो दैट्स वाई अगर यहाँ पे स्पर्म रिलीज भी हो जाता है स्टिल ये स्पर्म आगे नहीं जा सकता। सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड मेथड फॉर बर्थ कंट्रोल। देन इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस कुछ होते हैं। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस यानी यूटेरस के इनसाइड यहाँ पे इस तरह से प्लेस किया जाता है, ओके सो अगर यहाँ पे इजैकुलेशन हो रहा है या फिर कोपुलेशन हुआ है एंड स्पर्म इस यहाँ से अंदर जाने वाले हैं, सो यहाँ पे जाने के बाद उनका फर्टिलाइजेशन भी अगर हो जाता है देन हमें पता है कि इस वाले पोर्शन में क्या होता है, ऊपर वाले पोर्शन में प्रेगनेंसी के लिए जो भी जाइगोट बना है इसको स्टिक होना पड़ता है, ओके सो इन दिस केस जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है स्पेशली अबाउट द कॉपर्टी, सो ये कॉपर्टी क्या कर देती है ऊपर का जितना पोर्शन है इसको कवर कर देती है एंड दैट्स वाई अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है देन जो फीटस है ये वहाँ पे कहीं ना कहीं स्टिक नहीं हो सकता, ओके सो दिस मेथड इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड मेथड। अभी इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं लाइक कुछ इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होती है जो हार्मोन को रिलीज करती है इनसाइड,
यहाँ पे जाने के बाद हार्मोन को रिलीज करती है एंड दैट्स वाई फिर वो आइदर वहाँ पे प्रेगनेंसी ही नहीं होने देता, ये सब होता है। सो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस में एक आता है कॉपर टी। सो कॉपर टी एक मैकेनिकल बैरियर का काम करता है, यानी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होने देता, या फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे कहीं जायगोट को स्टिक नहीं होने देता। देन कुछ कॉपर टीज या फिर कुछ इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होती है जो कि कुछ हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरॉन्स वगैरह इन सबको क्या करती है, रिलीज करती है। इनके अंदर स्टोर रहता है ये हार्मोन और ये यहाँ पे से फिर रिलीज करती है एंड दैट्स वाई ये चांसेस कम, वहाँ पे चांसेस कम हो जाते हैं अबाउट द प्रेगनेंसी। देन नेक्स्ट आता है इसी में लिप्स लूप। सो इस लिप्स लूप का मीनिंग होता है ये इस तरह से जो डबल एस वाला शेप है ना, दिस इज नोन एज दैट लिप्स लूप। सो ये क्या करता है, इसे एक्चुअली इंसर्ट किया जाता है इन द यूटेराइन कैविटी और यूटेराइन कैविटी में जाने के बाद ये इंक्रीज करता है मैक्रोफेजेस को। और मैक्रोफेजेस जैसे कि हमें पता है मैक्रोफेजेस क्या करता है, ये फैगोसाइटोसिस करते हैं, यानी एक्सटर्नल या फिर कोई फॉरेन सेल अगर आ रहा है सो इसको ईट कर देते हैं, खा देते हैं या फिर मार देते हैं। सो उसी तरह से जो ये लिप्स लूप होता है ये मैक्रोफेजेस के साथ मिलके काम करता है और अगर स्पर्म आ भी रहा है देन वो स्पर्म को किल कर देता है एंड दैट्स वाई फिर आगे प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। देन एक और है इसमें सम कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। ये क्या करते हैं, ये स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देते हैं एंड ऑल्सो स्पर्म की जो कैपेसिटी होती है फॉर फर्टिलाइजेशन इसको भी कम कर देते हैं। सो बाय ऑल दिस मीन्स ये बर्थ कंट्रोल की तरह एक्ट करते हैं। सो इन केस ऑफ डायफ्राम, सो डायफ्राम क्या होता है, इट इज़ इंसर्टेड इन द फीमेल कैविटी, फीमेल की वजाइनल कैविटी में इसको इंसर्ट किया जाता है टू अवॉइड कॉन्टैक्ट ऑफ द स्पर्म टू द एग। देन जो लिप्स लूप है जो डबल एस वाला पोर्शन होता है सो ये एक्ट करता है विद द मैक्रोफेजेस, ये मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कर देगा, उसकी एक्टिविटी बढ़ा देगा एंड दैट्स वाई फिर जैसे जैसे मैक्रोफेज बढ़ते हैं सो ये फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज करेगा, यानी जितना भी बाहर से सेल आ रहा है इन सब को ये खाते जाएंगे, मारते जाएंगे। ओके, सो अल्टीमेटली क्या होगा, अगर स्पर्म ही किल होगा देन देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन। देन एक और होता है जो कॉपर को रिलीज करने वाले इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होते हैं। सो कॉपर क्या करता है, ये स्पर्म की मोटिलिटी को रिड्यूस कर देगा एंड अल्टीमेटली स्पर्म की जो फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी होती है इसको भी ये रिड्यूस कर देता है। सो ये था अबाउट द बर्थ कंट्रोल। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे वाला पोर्शन कवर करेंगे, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।